हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता और आज का हमारा बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आधारित है फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेन पर्पस मेरे इस बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का पहला फोकस है वोकेबलरी के ऊपर कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, वर्ड फॉर्मेशन एनहांस हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को अलग करके इसको डिस्कस करते हैं, वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस में उनका यूज देखते हैं और एट लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पर्पस इस बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का ये है कि ये बायोग्राफी यानी जीवनी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो कि मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। तो हर उम्र के लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि बेस्ड है यश चोपड़ा के ऊपर, जो अब हमारे बीच नहीं है। यश चोपड़ा, जर्नी ऑफ अ विजनरी डायरेक्टर। जर्नी ऑफ यानी यात्रा, एक विजनरी यानी दूरदर्शी डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। तो उनके ही जीवनी हमें पढ़नी है आज। अर्ली लाइफ, शुरुआती उनकी ज़िंदगी, एजुकेशन यानी उनकी शिक्षा, एंड बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी, उनकी जर्नी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। यश चोपड़ा वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड विजनरी फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो यश चोपड़ा एक वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड यानी कई सारे आदरणीय डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आदरणीय में से एक यश चोपड़ा हैं, यश चोपड़ा थे। एंड विजनरी फिल्म मेकर्स, विजनरी का मतलब है दूरदर्शी, जिसका मतलब दृष्टिकोण काफ़ी दूरदर्शिता वाला हो। तो एक दूरदर्शी फिल्म मेकर थे ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा के एक दूरदर्शी फिल्म मेकर थे। ही वॉज बोर्न ऑन 27 सितंबर 1932 इन लाहौर, देन पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो वो पैदा हुए 27 सितंबर को 1932 में लाहौर में, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में था। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया where he completed his education at Government College लुधियाना। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद, हिज फैमिली, उनकी फैमिली माइग्रेटेड यानी मूव कर गई। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया चली आई उनकी फैमिली। वेयर ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। एट गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होना, तो वह प्रभावित थे अपने एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई से, जो कि थे B.R. चोपड़ा। तो उनसे वह प्रभावित होकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने प्रवेश लिया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक डायरेक्टर के रूप में। दिस अर्ली एक्सपोजर हेल्प्ड हिम लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ एंड द टेक्निकल प्रिसिशन। दिस अर्ली एक्सपोजर मतलब शुरुआती में एक्सपोजर जो उन्हें मिला, शुरुआत के दौर में जो उन्हें वातावरण कह सकते हैं कि जो मिला, हेल्प्ड हिम ने मदद किया, उनकी मदद की। लर्न द आर्ट ऑफ, और उसी से उन्होंने आर्ट सीखा, एक कला सीखा स्टोरी टेलिंग का, कैसे कहानी बोलना है। इमोशनल डेप्थ, किस गहराई से भावनाओं को प्रदर्शित करना है। एंड टेक्निकल प्रिसिशन,
तो तकनीकी शिक्षा भी उन्होंने इस फील्ड के रिलेटेड टेक्निकल शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। हिज डायरेक्टोरियल डेब्यूट नहीं है, ये डेब्यू है, या टी साइलेंट है, ठीक है। हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू का मतलब है कि डेब्यू यानी शुरुआत, तो डायरेक्टर के डायरेक्टर वाला उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म धूल का फूल फिल्म 1959 से रिफ्लेक्टेड हिज सेंसिटिविटी टुवर्ड सोशल इश्यूज एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ रिमार्केबल सिनेमैटिक जर्नी, ठीक है। तो धूल का फूल उनकी फिल्म जो 1959 में आई थी, उससे उन्होंने अपने डायरेक्टर का शुरुआत किया। और उस फिल्म में रिफ्लेक्टेड मतलब वह शो करती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, सोशल इश्यूज का उस फिल्म में प्रतिबिंब दिखाई देता है। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ रिमार्केबल सिनेमैटिक, और यह उल्लेखनीय इसलिए भी है क्योंकि यह शुरुआत थी उनकी सिनेमैटिक जर्नी, यानी सिनेमा से रिलेटेड उनकी यात्रा की यह शुरुआत थी। आ जाते हैं सेकंड पैरा पे। करियर ग्रोथ, उनके पेशा में कैसे ग्रोथ हुआ और कैसे आगे बढ़े, फेमस फिल्म्स के कौन कौन सी थी उनकी, एंड क्रिएटिव विजन, कौन से रचनात्मक उनकी दृष्टि थी, दूरदर्शिता थी। यश चोपड़ा's career spanned more than 5 decades, during which he shaped the emotional language of Hindi cinema, ठीक है। यश चोपड़ा का जो करियर था उसने स्पेंड किया, यानी कि मतलब धमाकेदार उनका जो एंट्री था वह लगभग मोर देन 5 डिकेड्स, 1 डिकेड्स में 10 इयर्स, तो 5 डिकेड्स यानी 5 into 50 ईयर्स ऑलमोस्ट उन्होंने राज किया फिल्म इंडस्ट्री पर। ड्यूरिंग विच ही शेप्ड द इमोशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी सिनेमा, इस ड्यूरेशन में ही उन्होंने हिंदी सिनेमा का जो इमोशनल लैंग्वेज था, भावनात्मक भाषा जो थी, उसको उन्होंने शेप दिया और उसको निखारा। इन 1970 he founded Yash Raj Films, which later emerged as one of India's most influential production houses. 1970 में उन्होंने फाउंड किया, नींव रखी, स्थापना किया किसका, यश राज फिल्म्स का। विच लेटर, जो कि आगे चल के बाद में एमर्ज्ड एज, आगे चल के वह किस नाम से जाना गया, एमर्ज मतलब जाना गया, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्शन हाउसेस। आगे चल के वह काफ़ी प्रभावित करने वाला भारत का एक प्रोडक्शन हाउस बना, यश राज फिल्म्स, राइट। ही डायरेक्टेड सेवरल आइकनिक फिल्म सच एज वक्त, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, लम्हे, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा एंड जब तक है जान, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्शन किया बहुत सारे फेमस फिल्म, ये सारे नाम थे उनके फेमस फिल्म के। ही बिकेम नोन एज द किंग ऑफ रोमांस, उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। रोमांस यानी रोमांटिक स्टोरी पर वो काफ़ी मूवी बनाते थे। तो किंग ऑफ रोमांस फॉर रीडिफाइनिंग लव स्टोरीज थ्रू पोएटिक विजुअल्स, अपने कवि वाले विजन से, मेलोडियस म्यूजिक, मधुर संगीत से, एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स लेते थे। काफ़ी जो पावरफुल हों महिलाएं, उनको वो एज अ फीमेल एक्ट्रेस कैरेक्टर में लेते थे। तो वो जाने जाते हैं ज़्यादातर लव स्टोरीज बनाने के लिए। हिज फिल्म ब्लेंडेड ट्रेडिशन विथ मॉडर्न इमोशंस, मेकिंग देम डीपली रिलेटेबल एंड टाइमलेस, ठीक है। उनकी फिल्में ब्लेंडेड होती थी, मतलब मिक्सचर, ब्लेंड मतलब मिक्सचर होती थी। ट्रेडिशन यानी परंपरा प्लस मॉडर्न इमोशंस, जो नए भावनाएं हैं उनका और परंपरागत भावनाओं दोनों का मिक्सचर रहता था उनका फिल्म। मेकिंग देम डीपली रिलेटेबल एंड टाइमलेस, और बना देता था फिल्मों को
बिल्कुल अमर कर देता था। एवर लास्टिंग, रिलेटेबल मतलब भी वही, एवर लास्टिंग, अमर हो जाती थी फिल्में, वो काफ़ी चर्चित होती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरा 3 पर, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, अवार्ड्स यानी सम्मान, एवर लास्टिंग लेगेसी यानी कभी समाप्त न होने वाली, लेगेसी यानी विरासत। ठीक है। यश चोपड़ा रिसीव्ड न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। यश चोपड़ा ने प्राप्त किए कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड या सम्मान उन्हें मिला अपने आउटस्टैंडिंग यानी एक्सेलेंट, उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन यानी भागीदारी के लिए भारतीय सिनेमा में। ही वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर वक्त इन 1966। 1966 में वक्त फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट डायरेक्टर का। फॉर दीवार 1976 में उन्हें दीवार के लिए, एंड फॉर दिल तो पागल है के लिए उन्हें 1998 में भी अवार्ड मिला। इन 2001 ही वॉज ऑनर्ड विद द फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 2001 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड अपॉन हिम द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2001। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें डिक्लेयर किया था दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी। रिकॉग्नाइजिंग हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, अपनी पहचान बनाने के लिए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, जब तक लाइफ रही उन्होंने भागीदारी की सिनेमा में, तो इन सारे चीज़ों के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला 2001 में। लेटर ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2005। 2005 में पद्म भूषण पाए फॉर हिज सर्विस टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए 2005 में उन्हें पद्म भूषण मिला। यश चोपड़ा पास्ड अवे इन 2012। ठीक है, 2012 में वह नहीं रहे हमारे बीच, बट हिज लेगेसी continues through Yash Raj films and the timeless appeal of his movies which continue to inspire filmmakers and audiences across generations। ठीक है, 2012 में वह नहीं रहे लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत लगातार यशराज फिल्म्स के नाम से आज भी जानी जा रही है। टाइमलेस अपील, हमेशा एवर लास्टिंग अपील कह सकते हैं। अपील यानी डिमांड, टाइमलेस यानी एवर, जो कभी ख़त्म ना हो। ऑफिस मूवीज़, उनकी ऐसी मूवीज़ की डिमांड जो कभी ख़त्म ना हो। विच कंटिन्यू टू इंस्पायर, जो कि लगातार प्रेरणा देती है फिल्म मेकर्स को एंड ऑडियंसेस, श्रोताओं को, दर्शकों को भी प्रेरणा देती है अक्रॉस जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी। यह उनकी फिल्में प्रेरणा देती हैं फिल्म मेकर्स को और नए जनरेशन्स को। अब आ जाते हैं वोकेबलरी के पास, डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है विजनरी। विजनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी मतलब है दूरदर्शी। इंग्लिश मीनिंग है हैविंग फोरसाइट, यानी कि काफ़ी दूरदर्शिता रखना, कल को क्या होगा या दूर की सोच को अभी से जान लेना दूरदर्शिता कहलाता है। तो हैविंग फोरसाइट पहले से ही आने वाले कल की पहचान होना कह सकते हैं। तो हैविंग फोरसाइट इंग्लिश मीनिंग है फार साइटेड और इनसाइटफुल, दोनों का ही मतलब है दूरदर्शिता, जो कि सिनोनिम है विजनरी का, और एंटोनिम है शॉर्ट साइटेड एंड नैरो। ठीक है, नैरो यानी तंग या तुच्छ विचारों वाला कह सकते हैं, कि जो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड ना हो, जिसकी बुद्धि बहुत ही हीन हो, तुच्छ हो, जो ज़्यादा ना सोच पाए, शॉर्ट साइटेड हो। तो ये ऑपोजिट हो गया विजनरी का। जबकि सेंटेंस है ही वॉज अ विजनरी डायरेक्टर, वह एक दूरदर्शी डायरेक्टर थे। इन्फ्लुएंशियल का मतलब है प्रभावशाली। एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, इंग्लिश मीनिंग है हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और सिनोनिम है पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए इन्फ्लुएंशियल के। जबकि
ऑपोजिट है इन्फ्लुएंशियल का वीक यानी कमज़ोर, इनइफेक्टिव यानी जो प्रभावशाली ना हो। ठीक है। सेंटेंस है हिज फिल्म वर इन्फ्लुएंशियल, उनके फिल्म प्रभावशाली होते थे। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिविटी, नाउन है जिसका मतलब है संवेदनशील, अवेयरनेस ऑफ इमोशन। ठीक है, भावनाओं का ख्याल रखने वाला। एम्पैथी मतलब भी सहानुभूति, केयर मतलब ध्यान रखना। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए सेंसिटिविटी के, जबकि ऑपोजिट है सेंसिटिविटी का इनसेंसिटिविटी और हार्शनेस। ठीक है, जो सेंसिटिव ना हो, काफ़ी कठोर हो स्वभाव का, तो ये ऑपोजिट हो गए सेंसिटिविटी के। और सेंटेंस है सेंसिटिविटी डिफाइंड हिज सिनेमा, उनकी सिनेमा में सहानुभूति दिखाई देती थी। नेक्स्ट वर्ड है डेब्यू, डेब्यू नाउन है पहली प्रस्तुति, हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है फर्स्ट अपीयरेंस, सिनोनिम है बिगिनिंग यानी स्टार्टअप, लॉन्च यानी शुरुआत। तो ये दोनों सिनोनिम डेब्यू के। और इंग्लिश ऑपोजिट है डेब्यू का एंड, समाप्त होना, फिनिश मतलब बेसमाप्त होना। सेंटेंस है हिज डेब्यू फिल्म वॉज सक्सेसफुल, उनकी जो शुरुआती फिल्म थी वह काफ़ी सफल थी। नेक्स्ट वर्ड है आइकॉनिक, आइकॉनिक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी मीनिंग है प्रतीकात्मक, इंग्लिश मीनिंग है वेरी फेमस, सिनोनिम है लेजेंडरी एंड क्लासिक, लेजेंडरी यानी फेमस, क्लासिक यानी टॉप मोस्ट उत्कृष्ट, और ऑपोजिट है ऑर्डिनरी साधारण, फॉरगेटेबल जैसे मतलब भूल जाए, जैसे कोई याद नहीं रखता। तो ऑर्डिनरी एंड फॉरगेटेबल आर ऑपोजिट्स ऑफ आइकॉनिक। जबकि सेंटेंस है ही मेड आइकॉनिक फिल्म्स, वह फेमस फिल्म्स बनाते थे। नेक्स्ट वर्ड पे आता है रोमांस, जो कि नाउन यानी संज्ञा है, प्रेम, लव स्टोरी, और सिनोनिम है अफेक्शन यानी अट्रैक्शन, लव यानी प्रेम। तो दोनों सिनोनिम हो गए रोमांस के, जबकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ रोमांस आर हेट्रेड एंड डिसलाइक, हेट्रेड नफरत, डिसलाइक भी नापसंद। सेंटेंस है रोमांस वॉज सेंट्रल टू हिज वर्क, रोमांस यहाँ पर मुख्य मतलब मेन थीम रोमांस होता था उनके काम में। नेक्स्ट वर्ड है टाइमलेस, टाइमलेस एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी अर्थ है कालातीत, इंग्लिश है नेवर आउटडेटेड, जो कभी आउटडेटेड ना हो, हमेशा नया रहे और अमर भी रहे। सिनोनिम है इटर्नल एंड क्लासिक, इटर्नल का मतलब कभी खत्म ना होने वाला, और क्लासिक यानी उत्कृष्ट। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए टाइमलेस के, जबकि ऑपोजिट ऑफ टाइमलेस आर टेम्पररी, टेम्पररी यानी कुछ ही देर के लिए, मॉडर्न नया, ये दोनों ऑपोजिट हैं टाइमलेस के। और सेंटेंस है हिज फिल्म्स आर टाइमलेस, यानी उनकी फिल्म हमेशा याद की जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी, लेगेसी नाउन यानी संज्ञा है, विरासत हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या छूटा पूर्वजों से, पूर्वजों के पीछे क्या रह गया। और सिनोनिम है हेरिटेज, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, दोनों यानी कि पूर्वजों या परंपरागत हमें कुछ अपने पूर्वजों से प्राप्त करना, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी। और ऑपोजिट ऑफ लेगेसी आर लॉस, नुकसान होना, कुछ ना मिल पाना। ठीक है। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी गुमनामी। सेंटेंस है ही लेफ्ट रिच लेगेसी, वह छोड़ गए पीछे एक धनिक विरासत। कंट्रीब्यूशन का मतलब है भागीदारी, योगदान या नाउन है, और एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट इंग्लिश मीनिंग है। और सिनोनिम में यहाँ इनपुट है, इनपुट यानी निवेश, और ऑपोजिट है हार्म, नुकसान, नेग्लेक्ट, तिरस्कार। ठीक है। सेंटेंस है हिज कंट्रीब्यूशन इज अनफॉरगेटेबल, उनकी जो भागीदारी है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्निशन, जो कि नाउन यानी संज्ञा है,
हिंदी में अर्थ पहचान है, इंग्लिश मीनिंग है पब्लिक ऑनर, सिनोनिम है एप्रिसिएशन और फेम, प्रशंसा करना और फेमस होना, मशहूर होना। ऑपोजिट ऑफ रिकॉग्निशन आर इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट यानी तिरस्कार, अवज्ञा। सेंटेंस है ही गेन्ड नेशनल रिकॉग्निशन, उन्होंने राष्ट्रीय पहचान बनाई। नेक्स्ट वर्ड है एस्टेब्लिश जो कि वर्ब यानी क्रिया है, स्थापित करना हिंदी अर्थ है, इंग्लिश है सेटअप और सिनोनिम है फाउंड और क्रिएट, पाना या क्रिएट करना, बनाना, स्थापित करना। और ऑपोजिट ऑफ एस्टेब्लिश और डिस्ट्रॉय एंड अबॉलिश, कोई चीज़ नष्ट कर देना, दोनों का ही मतलब है नष्ट कर देना, ऑपोजिट एस्टेब्लिश का। सेंटेंस है ही एस्टेब्लिश अ प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने स्थापित किया एक प्रोडक्शन हाउस को। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे, पोर्ट्रे वर्ब यानी क्रिया है, चित्रित करना हिंदी अर्थ है, इंग्लिश अर्थ है रिप्रेजेंट, सिनोनिम है डिपिक्ट एंड शो। ठीक है, चित्रों के माध्यम से दिखाना। तो डिपिक्ट एंड शो आर सिनोनिम ऑफ पोर्ट्रे, वाइल ऑपोजिट ऑफ पोर्ट्रे आर हाइड एंड कंसील, दोनों का ही मतलब है छिपाना, छिपा कर रखना। सेंटेंस है ही पोर्ट्रेड इमोशंस ब्यूटीफुली, इमोशंस को वह काफी अच्छे से चित्रित करते थे। नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट, नाउन यानी संज्ञा है, उपलब्धि है, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है समथिंग अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, कुछ पाया गया। सिनोनिम सक्सेस सफलता और अकॉम्प्लिशमेंट, ये दोनों क्या है, स्वीकृति है। सिनोनिम हो गया अचीवमेंट के, जबकि ऑपोजिट है अचीवमेंट का फेलियर, फेल हो जाना, डिफीट यानी हार जाना। सेंटेंस है अवार्ड्स वर मेजर अचीवमेंट्स, अवार्ड्स यानी सम्मान बहुत वो थे, उनकी उपलब्धियां थी। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर, वर्ब यानी क्रिया है, हिंदी अर्थ है प्रेरित करना, इंग्लिश मीनिंग है मोटिवेट, सिनोनिम है एनकरेज एंड मोटिवेट, दोनों का ही मतलब है प्रेरणा देना। और डिस्करेज एंड डेटर, दोनों का ही क्या मतलब है, हतोत्साहित करना, उत्साह गिराना। और सेंटेंस है ही इंस्पायर्ड मैनी फिल्म मेकर्स, कई सारे फिल्म मेकर्स उनसे प्रेरणा ली। नेक्स्ट वर्ड है जनरेशन, नाउन यानी संज्ञा है, पीढ़ी, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है एज ग्रुप, एरा और लीनियज, दोनों क्या है, सिनोनिम है, इन दोनों का मतलब पीढ़ी है, जनरेशन से है। और ऑपोजिट है जनरेशन का पास्ट, बीता हुआ, एंसेस्टर्स पूर्वज। ठीक है, सेंटेंस है हिज फिल्म्स अट्रैक्ट एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी उनकी फिल्म को पसंद करती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं हर पीढ़ी वाले लोग। क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाते हैं। हु वॉज यश चोपड़ा? आंसर है यश चोपड़ा वॉज अ लेजेंडरी इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, भारत के वह फेमस मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। नेक्स्ट है विच अवार्ड डिड ही रिसीव इन 2001 फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन? 2001 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के, जब तक लाइफ थी उन्होंने भागीदारी कुछ ना कुछ किया है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ही रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2001। 2001 में इस अपने योगदान के लिए फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड वॉन बाय हिम विथ ईयर? ही वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन 1976 में उन्हें दीवार फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर मिला, फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज यश चोपड़ा अवार्डेड द पद्म भूषण? उन्हें पद्म भूषण कब मिला? ही रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2005। 2005 में उन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया। वाई इज हिज लेगेसी कंसिडर्ड टाइमलेस? उनकी विरासत को टाइमलेस क्यों कहा जाता है, अमर क्यों कहा जाता है, एवर लास्टिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज हिज फिल्म्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस, अभी भी उनकी फिल्में यशराज फिल्म्स की उनकी फिल्में लोगों को प्रभावित करती थी एंड इंस्पायर, प्रेरणा भी देती थी ऑडियंसेस अक्रॉस जनरेशंस, हर जनरेशन के बच्चों को, युवा को उनके फिल्म से प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये तो था आज का हमारा बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।